आर्टिकल 330, 332 में हमने पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में वो किया, 335 में नौकरी में, इन किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल कास्ट सड़क पे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, पानी में प्रॉब्लम हो रही है, घाट पे नहाने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या आज भी वही समाज है? कास्ट कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्लास। जो व्यक्ति नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है या जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, आखिर उसके अधिकार का कहीं ना कहीं वायलेशन तो हो रहा है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, क्योंकि उसमें से आपने क्रीमी लेयर हटा दिया तो उन कास्ट में जो गरीब हैं उन्हीं को मिल रहा है, और जो ओबीसी कास्ट में नहीं है, ओबीसी कास्ट से बाहर है, उनमें भी उन्हीं को मिल रहा है जो गरीब हैं। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्यों है? आखिर क्यों आरक्षण इन वर्गों को दिया गया और आय के आधार पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ ज्ञानंद सिंह जी साथ में हैं। ज्ञानंद जी, आखिर आरक्षण क्यों दिया गया इन वर्गों को? देखिए, हमारे संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में जो इक्वालिटी की परिभाषा है वो है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जस्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ जो इंग्लिश कंसेप्ट था वेस्टमिंस्टर का, उसके अलावा हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे हम चले गए कि जो समाज में जो डिफरेंसेस हैं, असमानताएं हैं, वो अगर असमानताएं रहेंगी तो इक्वालिटी रियल सेंस में नहीं आएगा। ये कंसेप्ट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, वहाँ लिबर्टी, वो नए कॉन्स्टिट्यूशन नया आ गया था तो हमने वो लिया। तो उसमें जो ये असमानताएं हैं इसको दूर करने के लिए और इक्वालिटी को राइट टू इक्वालिटी को सही मायने में लागू करने के लिए समाज में हमने रिजर्वेशन, जो कि अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन था, हमने रिजर्वेशन का उसको नाम दिया, ये प्रावधान रखा ताकि ये हमेशा के लिए नहीं था, ताकि फिर से समाज में समानता आ जाए और इक्वालिटी सही मायने में पूरे समाज में आए। लेकिन जो SC ST हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति, संविधान में जो आरक्षण है उनके लिए तो कहा गया है कि उन्हें आरक्षण दिया जाए, लेकिन बाद में फिर अति पिछड़ा वर्ग और उसके बाद जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए ये दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों एक निर्धारित जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 49.50 का कैप किया था, लेकिन वो भी EWS के बाद बढ़ गया है। तो जो संविधान में दिया गया था उसके आगे जाकर के अब व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो ये जो समानता है वो कब तक हासिल होगी? देखिए, जो आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। जो हमारे संविधान के रचयिता थे उन्होंने 10 साल की अवधि रखी थी कि 10 साल बाद, ये नहीं था कि 10 साल में रिजर्वेशन बंद हो जाएगा, बट एक रिव्यू का प्रावधान उन्होंने परिकल्पना की थी कि रिव्यू होगा, ताकि जो मोडालिटी, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता सही है या नहीं है। अब ये डिबेट की बात है कि आज इतने सालों बाद 1949 में हमने संविधान लाया और आज इतने सालों बाद अगर और भी रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें रीथिंकिंग की ज़रूरत है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई भी पेट्रीफाइड थ्योरी नहीं है और कहीं भी इसमें इम्प्रूवमेंट या उसका वो आधार है। और कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी ये इन्विसाज करता था कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप होगी समय समय पे इसकी वो ऑडिट करेंगे कि क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और उस परिप्रेक्ष्य में हम सही दिशा में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कई ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और आज हम ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि रिजर्वेशन बढ़ता ही चला गया। और मेरा मानना है ये अच्छा भी है, क्योंकि इससे हम जो हमने एक आधार जो रखा था समाज में जो असमानताएं हैं उसको दूर करने के लिए, उस आधार पे क्या हम सही उतरे हैं या नहीं उतरे हैं,
ये खुद हमारा जो पॉलिसी है जो अब तक चला रहा है ये खुद ही दर्शाता है, और कई बार इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण जब लाया गया संविधान के तहत, वो विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है, खासतौर पर जब चुनाव कोई लड़ता है तब, और शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में। तो आखिर रिव्यू क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों ये नहीं देखा जा रहा कि जिन लोगों को आरक्षण मिल गया है, जो लोग सबल हो गए हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए? जबकि ओबीसी में ये व्यवस्था है क्रीमी लेयर की, लेकिन यहाँ पर एससी एसटी जो आरक्षण दिया जाता है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए किसी परिवार का कोई व्यक्ति अगर मंत्री बन जाता है, उसके बाद भी उसकी पुश्तें यानी कि आगे के लोग, उनके बच्चे अगर आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं, तो क्या ये दिया गया जो आरक्षण है उसका दुरुपयोग नहीं है सीधे तौर पर? देखिए, ये डिबेटेबल मुद्दा है, लेकिन आप इसमें उस परिप्रेक्ष्य में देखें जब हम आज़ाद हुए थे तभी क्या उनके समक्ष, जो हमारे संविधान के रचयिता थे, उनके समक्ष क्या सिचुएशन थी, और आज अगर वो सिचुएशन नहीं है तो ओबियसली आप सही बोल रहे हैं, उसमें हम रीथिंकिंग की ज़रूरत है। लेकिन आप उस समय की परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो संविधान खुद ही वो दर्शाता है। आर्टिकल 15(2) में मौलिक अधिकार हमारे समाज के कुछ वर्गों को कुएं से पानी पीने का, घाट पे नहाने का, सड़क पे चलने का, ये पूरे विश्व में ऐसा पिक्चर आप नहीं देखेंगे कि ये असमानताएं थी कि मौलिक अधिकार देना पड़ा किसी वर्ग या किसी तबके को कि वो कुएं से पानी पी पाए, घाट पे नहा पाए, सड़क पे चल पाए। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम उस समय इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं था, हम समाज के वर्गों के लिए हमने समानता लाने की बात सोची थी। इसीलिए आर्टिकल 330, 332 में हमने पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में वो किया, 335 में नौकरी में, इन किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो हमारी परिकल्पना जो थी वो इंडिविजुअल की नहीं थी, और वो पूरे समाज, मतलब एक तबके का था, किसी कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके लिए था। और मैं ये नहीं बोलता कि संविधान के रचयिता उस समय गलत थे, क्योंकि मैंने अभी बोला आर्टिकल 15 पढ़िए, पूरे एक तबके को बहुत ही वो हिस्टोरिकल इंजस्टिस थे। अब साथ साथ उन्होंने 334 आर्टिकल 334 में ये लिखा कि रिव्यू होगा, 10 साल के लिए रिजर्वेशन होगा। क्यों लिखा था वो? इसी चीज़ के लिए लिखा था कि क्या अब भी वैसी असमानताएं हैं, जो लोग सड़क पे, शेड्यूल कास्ट सड़क पे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, पानी में प्रॉब्लम हो रही है, घाट पे नहाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आज भी वही समाज है? अगर हम रियलिटी में नहीं जाएंगे और हम जिस पर्पस के लिए रिजर्वेशन सिर्फ एक पर्पस नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, इसका एक एंड होता है। किस पर्पस के लिए, क्या आपका उद्देश्य क्या है? अगर आपने उद्देश्य नहीं सोचा है और सिर्फ रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ये एक मेरा ये कहना है कि एक फुल सर्कल आ गया है और एक डिबेट की ज़रूरत है। और जो जिस तरह से रिजर्वेशन का दायरा बढ़ता गया है, आज मैं अगर बोलूँ सही होगा कि आज के डेट पे पूरे समाज को रिजर्वेशन हासिल है। देखिए, एससी को हासिल है, एसटी को हासिल है, जो कि हिस्टोरिकल उसमें था। उसके बाद 90s में हमने ओबीसी को भी दे दिया, अब ईडब्ल्यूएस को भी दे दिया। अब आप एससी एसटी एक तबका हटा लें तो समाज में सिर्फ ओबीसी और नॉन ओबीसी बचते हैं। तो ओबीसी को हमने ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया, ईडब्ल्यूएस में वो कास्ट आते हैं जो कि ओबीसी में नहीं है। तो पूरी समाज के एवरी कास्ट को आज के डेट में रिजर्वेशन है। और आप जो उसकी जो मोडालिटी देखेंगे तो उसमें भी आज ओबीसी में भी इकोनॉमिक, इनडायरेक्टली इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, क्योंकि उसमें से आपने क्रीमी लेयर हटा दिया तो उन कास्ट में जो गरीब हैं उन्हीं को मिल रहा है, और जो ओबीसी कास्ट में नहीं है, ओबीसी कास्ट से बाहर है, उनमें भी उन्हीं को मिल रहा है जो गरीब हैं। तो
आप एक अगर इसको हॉलिस्टिकली पॉलिटिकली नहीं सोचेंगे, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रखेंगे, तो शायद जो हमारा इंदिरा साहनी के समय जो जजमेंट आया था, हम उससे काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब इनफैक्ट इंदिरा साहनी जजमेंट में ये बोला गया था कि कास्ट कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्लास। इंदिरा साहनी जजमेंट ने कास्ट के आधार पे रिजर्वेशन को सही ठहराया था। लेकिन अब जस्टिस नारीमन और गोगोई की एक बेंच थी, उसने बोला था कि अब जो है सिचुएशन चेंज हो गया है, हमें नए सिरे से रिजर्वेशन को सोचना होगा। इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक आज के डेट में एक पैरामीटर ऑफ बैकवर्डनेस है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं। जैसे ही आपने क्रीमी लेयर को हटाया, तो मतलब आप मान रहे हैं कि जो उस तबके के, उस कास्ट में जो लोग गरीब हैं, वही बैकवर्ड है। तो इसलिए ये जो पूरी सोशल इंजीनियरिंग या जुडिशियल इंजीनियरिंग के थ्रू हम जो आज यहाँ तक बढ़े हैं, इसकी नींव संविधान के रचयिता है, उन्होंने रचा था। और आर्टिकल 15 और 16 जब आप देखेंगे तो आर्टिकल 16 जो है उसमें ओबीसी शब्द का प्रयोग है, अदर बैकवर्ड क्लास। सी में क्लास है, कास्ट नहीं है। और जब ये ओबीसी आया था, तब संविधान की जो ड्राफ्ट सर्कुलेट हुई थी, उसमें ये आर्टिकल 16 का 4, जिसमें ओबीसी का पहली बार संविधान में जिक्र हुआ है, वो नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन जो पास होने के लिए, जब आर्टिकल 16 जब पास होने के लिए पेश किया गया, तो उसमें ये जो संविधान सभा में मेंबर्स थे, उन्होंने ये पाया कि ये क्या आ गया। और इसीलिए ये अच्छी बात थी कि उन्होंने नोटिस किया और इस पर अच्छी होलिस्टिक डिबेट हुई है। और उस समय जब डिबेट हुई कि बताया गया, हमने कास्ट बेसिस पे शेड्यूल कास्ट को रिकॉग्नाइज कर रखा है, जो आज उस समय आर्टिकल चेंज, मतलब फाइनली हम आर्टिकल 335 में है। तो वो उस समय था। तो फिर ये अदर बैकवर्ड क्लास क्या है, जब हमने कास्ट को दे दिया, क्लास क्या है? तो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये डाला था, ड्राफ्ट में नहीं था, ओरिजिनल जो ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हिसाब से अम्बेडकर जी ने क्लैरिफिकेशन उनको देना पड़ा, और उन्होंने ये बोला कि ये जो क्लास है, अभी हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी एग्जीक्यूटिव आएगी वो डिसाइड करेगी, वो होगा। उसके इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेज पे जो एक्चुअल ड्राफ्टिंग कमेटी में जो अम्बेडकर के टीम मेंबर थे, मुंशी के.एम. मुंशी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि बैकवर्डनेस जो है किसी कास्ट से सीमित हो सकता है, नहीं रहे। उन्होंने जो बात बोली आज वो बहुत रिलेवेंट है। उन्होंने बोला कि कास्ट से सीमित ना रहे, कोई ऐसा तबका, कोई ऐसा सेगमेंट, में भी जगह जहाँ रह रहे हैं उसके कारण, या अन्य कास्ट के अलावा भी क्राइटेरिया हो सकते हैं। इकोनॉमिक नहीं बोला था, बट और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो ये ट्रांसेंड करेगा अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस कास्ट। सब एक तरह की बैकवर्डनेस ऐसी भी हो सकती है जो सारे क्लास, सारे रिलीजन को आएगा। तो वहाँ पे उन्होंने ये बोला। लेकिन ये क्लास जो है, कास्ट फिर कैसे हुआ, ये इसके पीछे भी अंबेडकर थे। जब पहली बार संविधान बन चुका था, मद्रास में मेडिकल कॉलेजेस में कास्ट के आधार पे, अदर बैकवर्ड क्लास कास्ट के आधार पे रिजर्वेशन दिया गया मेडिकल सीट्स में। सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्वॉश कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 जो है, 15 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन होता है, और सेम जॉब के लिए 16 होता है। तो जॉब में तो ओबीसी था, 15 में नहीं था। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने डिस्क्रिमिनेट कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया। फिर पार्लियामेंट में संविधान का पहला अमेंडमेंट यही हुआ कि आर्टिकल 15 में ओबीसी तो नहीं लिखा गया, SEBC लिखा गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। वहाँ भी कास्ट नहीं लिखा गया। जब क्लास लिखा गया तो फिर पार्लियामेंट में भी वही डिबेट हुई कि आपने ये क्लास लिखा है, मद्रास ने कास्ट के बेसिस पे दिया है,
तब अंबेडकर का स्टेटमेंट आया, क्लास इज नथिंग बट कास्ट। उन्होंने ही ये जो क्लास को कास्ट में परिवर्तित कर दिया, जिसको उनके इस स्टेटमेंट के आधार पे ही इंदिरा साहनी जजमेंट आया, जो कि मंडल जो लागू हुआ था। तो इंदिरा साहनी ने भी यही बोला कि कास्ट कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर, पूरी तो अंबेडकर की बात नहीं मानी कि हर एक कास्ट से पूरा बैकवर्ड नहीं होगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्डनेस। पहले हम कास्ट निकाल लेंगे, उसमें से अमीर लोगों को हटा देंगे, क्रीमी लेयर को, तो हम एक कास्ट से क्लास की तरफ आ जाएंगे। तो ये पूरी बैकड्रॉप में हम किस तरह से जो है शेड्यूल कास्ट से जो बाकी रिजर्वेशन भी जो आया, वो भी कास्ट के आधार पे कैसे हुआ, उसके पीछे ये है। और इनफैक्ट अंबेडकर जी ने खुद कहा था, जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कहा, और जो पार्लियामेंट में कहा, दोनों में वेरिएंस था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा में कहा था कि क्लास किसी कास्ट या किसी इससे सीमित नहीं रहेगा। जब वो पार्लियामेंट में आए एज लॉ मिनिस्टर, तो उन्होंने इसको कास्ट में क्लास को कास्ट बता दिया, और उसके बाद हम उसी को फॉलो करते करते यहाँ तक आए। यहाँ तक कि जब मंडल आया, मंडल कास्ट के बेसिस पे आया, तो फिर अगर हमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं थी, तो ईडब्ल्यूएस क्यों आया? ईडब्ल्यू बेसिकली ये अब आप जो वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एक चीज़ है और पॉलिटिकल नेसेसिटी अलग चीज़ है। दोनों को अगर मिलाएंगे तो इसमें आप देखिए कि हम जब हम होलिस्टिक पूरे सोसाइटी को आज हम पूरे हिंदुस्तान में आज जब वो दे रहे हैं रिजर्वेशन, तो ओबियसली ये कास्ट पे नहीं है, क्योंकि आज कोई भी कास्ट रिजर्वेशन से बाहर नहीं है। तो ये हम बोलना कि रिजर्वेशन कास्ट के आधार पे है, अपने ही थ्रू द प्रोसेस आज हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं। अब एक डिबेट की ज़रूरत है कि अब इसको हम कैसे एक्सेप्ट करें, जो कि पॉलिटिकली करेक्ट शायद नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना होगा, आज नहीं तो। जैसा कि आपने हिस्टोरिकल इनजस्टिस की बात की, SC/ST को लेकर उसी अवधारणा के तहत जो है सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर तय किया गया आरक्षण, लेकिन एक अहम बात थी जिसको शायद राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना होना, या यूं कहें कि वोट बैंक की राजनीति के चलते 10 साल में जो रिव्यू की बात कही गई थी वो शायद अब तक नहीं हुआ, और अगर शायद होता तो आरक्षण की व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता था। मैं ये मानता हूं कि आज कोई भी जाति भारत में वो आरक्षण के दायरे से बाहर नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% का आरक्षण मिल रहा है। लेकिन जो लोग सामान्य हैं, या जो लोग अमीर हैं, या जो क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर हैं, मान लीजिए कोई 8 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो ओबीसी के क्रीमी लेयर के दायरे में आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, जो व्यक्ति नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, या जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, आखिर उसके अधिकार का कहीं ना कहीं वायलेशन तो हो रहा है, उल्लंघन तो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में रिव्यू कितना जरूरी है? देखिए, रिव्यू जो है होता है, बट जिस तरह की रिव्यू की परिकल्पना संविधान सभा में हुई थी, उस समय बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी था, असमानता थी सोसाइटी में। फिर भी उन्होंने एक डेडलाइन रखा 10 साल का। उनको लगता था कि अगर हम 10 साल में करेंगे तो समाज में कुछ चेंज आएगा। ये नहीं था कि 10 साल बाद बंद कर देंगे। मतलब मेरा मानना है, डिबेट मैंने पढ़ा है तो उसमें ये था कि कम से कम देखेंगे कि अब क्या हुआ। मतलब आप कोई काम किसी उद्देश्य से करते हैं, उस उद्देश्य का कुछ पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए किया गया था। इसी बिंदु को लेते हुए हुआ एक समय पे, आपको पता होगा, जाट रिजर्वेशन का जिक्र आया था। जाट ओबीसी में आना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब इलेक्शन के जस्ट पहले जाटों को ओबीसी
कैटेगरी में डाला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी लिस्ट से बाहर करने का आदेश दिया था। रीजन क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक लाइन में बोले तो बोला देयर कैन नॉट बी एनी कोटा विदाउट डेटा। बैकवर्डनेस का आधार क्या है? वो डिमांड कर रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं। नो कोटा विदाउट डेटा बहुत ही अहम प्रिंसिपल है, जो कि हमको लगता है कि 334 से फ्लो करता है, जिसमें लिखा है 10 साल बाद वाली बात, वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लिखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज का कानून वही ले डाउन कर दिया है, नो कोटा विदाउट डेटा। ये क्यों है? जो आपने बात कही, ये रिजर्वेशन किसी को देना वहाँ पे बंद नहीं होता। अगर किसी को रिजर्वेशन किसी को कोई राइट मिलता है तो किसी से छीन के जाता है। आज कई वर्गों के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने ठीक बोला कि उनको में भी हमको रियल सेंस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मैं उनसे ज़्यादा नंबर ला रहा हूँ। तो ऐसा है कि इसमें बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्या अब ओबीसी में आपने एक तबके को डाल दिया, जाट को डाल दिया, ओबीसी में और भी लोग थे, उनसे और भी बैकवर्ड थे, तो ओबीसी तो एक क्लास के रूप में जा रहा है। अगर सारी सीटें, अगर डेटा नहीं है, बैकवर्डनेस का स्टडी नहीं है, तो ओबीसी में भी फॉरवर्ड के जैसे पढ़ाई किया है उन्होंने, पब्लिक स्कूल्स में पढ़ा है, तो वो जब नौकरी के लिए जाएंगे तो सारी सीट्स ओबीसी के वो ले जाएंगे। तो जो उसी कैटेगरी के दूसरे लोग हैं उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा। इसीलिए वही अन्याय उसी पैरामीटर पे एक जनरल जो लोग रिजर्वेशन में नहीं हैं उनको भी आका जाता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगाया था, 50% का कैप लगाया था। आज वो बढ़ गया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आ गया, तो उससे वो बढ़ गया। मैंने फिर बार बार यही बोल रहा हूँ कि जब पूरे समाज को हो गया है तो आज जो रिजर्वेशन का जो की परिभाषा है वो भी चेंज होनी है। ऐसा है, दो तरह की रिजर्वेशन होती है, एक वर्टिकल, एक हॉराइजेंटल। आज ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इसके अलावा ये सब वर्टिकल रिजर्वेशन है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आज भी हमारे समाज में है। महिलाओं को, वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी रिलीजन की हो, 5 अगर सीट महिलाओं के लिए है तो वो किसी भी पूरे सोसाइटी की महिलाओं के लिए है। उसमें न कास्ट आता है, न रिलीजन आता है, न रीजन आता है। पीडब्ल्यूबीडी है, हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन, उसमें ये नहीं है कि ये एससी है, ओबीसी है, एसटी है, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। जो रिजर्वेशन जैसे डॉक्टर मुंशी ने जो संविधान सभा में बोला था कि अक्रॉस कम्युनिटी कुछ क्लास, कुछ बैकवर्डनेस हो सकते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। आज जब हम समाज में सभी को रिजर्वेशन दे चुके हैं तो एक बहुत ही ज़रूरी है थिंकिंग कि क्या हम वर्टिकल रिजर्वेशन को ख़त्म करें। जिस दिन वर्टिकल रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा तो समाज के सभी वर्गों को किसी भी एक पैरामीटर पे, या तो वो इकोनॉमिक होगा या आप अन्य पैरामीटर ले सकते हैं, जो हैंडीकैप है, विमेन है, उन पैरामीटर्स पे ना डिस्टिंक्शन रिलीजन का आधार होगा, ना कास्ट का होगा, बट ये पॉलिटिकली ये पूरा रिजर्वेशन सिस्टम वोट बैंक पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएगा। आपने कहा कि नो डेटा नो कोटा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या SC ST के मामले में कभी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि रिव्यू जिस तरह से किया जा रहा है, 75 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं आज़ादी के, तो ऐसी स्थिति में SC ST के बारे में जो आरक्षण दिया जाता है उन्हें, उसमें जाहिर सी बात है कि जजेस को भी ये जानकारी है कि जो लोग आरक्षण ले चुके हैं, सबल हो चुके हैं, वो दोबारा से आरक्षण ले रहे हैं या उससे भी ज़्यादा बार आरक्षण ले रहे हैं। तो इन स्थितियों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कभी SC ST आरक्षण पर नहीं कही, जबकि ये बात स्पष्ट है कि अगर कोई सबल हो गया है तो जाहिर सी बात है कि
उसी तबके में दूसरे उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत है वाकई में। देखिए, इसीलिए मैंने बोला था कि आप अगर 60 साल 70 साल बाद भी कोई कम्युनिटी एससी, आज भी आपको एक्चुअली होता क्या है, जो आपको बताया मैंने 334 जो आर्टिकल है, 10 साल की जो अवधि दी गई है, ऐसा नहीं है कि उसमें रिव्यू नहीं होता है। रिव्यू जिस ढंग से होना चाहिए वैसे नहीं होता है। हर एक 10 साल बाद पार्लियामेंट में एक बिल आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि जो कंडीशन संविधान सभा के समक्ष था SC ST का, वो आज भी बरकरार है, इसीलिए हम इसको 10 साल के लिए और बढ़ाते हैं। ये बिल आता है, आज भी आता है, ये रियलिटी है। और संविधान में चेंज भी हो रहा है। 334 आप निकालेंगे तो उसमें हर एक 10 साल में अमेंडमेंट हो रहा है। और वो बार बार यही लिख रहे हैं कि जो सिचुएशन शेड्यूल कास्ट का संविधान सभा के समय था, 1949 डिबेट जब हुई थी तो 48 था, तो जो 48 49 में जो 47 48 49 में जो सिचुएशन थी शेड्यूल कास्ट, वो आज भी है, इसीलिए हम इसको फिर से 10 साल बढ़ाते हैं। ये अपने आप में बहुत टेलिंग है, यही बताता है कि आप जो दे रहे हैं उससे उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो यही इसीलिए रिव्यू होना था। तो ये रिव्यू ऐसा नहीं है कि हम रिजर्वेशन बंद कर दें, रिजर्वेशन को रीथिंकिंग करें कि जिनको मिल गया है उनको ना मिले। आज भी मैं, जैसे ओबीसी में होड़ लगी रहती है कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि रिजर्वेशन जो है बैकवर्डनेस ख़त्म करने के लिए आया था। आज बैकवर्डनेस की होड़ लगी हुई है, मैं भी बैकवर्ड, मैं बैकवर्ड। तो जो ये अपने आप में आयरनी है, बैकवर्डनेस ख़त्म करने के लिए आया और लोग उसके लिए होड़ लगाए कि कौन बैक ओबीसी के लिस्ट में कई बार फेरबदल हुआ। शेड्यूल कास्ट में भी ऐसा है। मैं पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, राजस्थान में एक कास्ट है, वो शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। एक तबका है जो शेड्यूल ट्राइब में आता है। शेड्यूल ट्राइब का जब आप चेहरा देखते हैं तो आपको उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश के वो तीर धनुष वाले दिखते हैं, वो आज भी वैसे ही हैं। और पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया सर्विस में आप चले जाइए, एक सरनेम का व्यक्ति आपको IAS IPS में मिलेगा जो शेड्यूल ट्राइब है। तो उस पूरे गांव में हर एक घर में ब्यूरोक्रेट है, वो किसकी सीट ले रहा है? क्या वो झारखंड में जो ट्राइबल हैं, जो जंगल में रह रहे हैं, क्या उनको कभी IAS बनने का मौका मिलेगा? तो आपने सही बोला, इट्स टाइम दैट वील हैव टू थिंक ऑन दैट कि पहले तो हम कुछ जो कास्ट आ गए हैं, जो स्टडी की बात थी, अब हम हटाने से डरते हैं। अगर कोई सचमुच में वो कास्ट, वो जो लोग हैं, ट्राइब थे और बैकवर्ड थे, तो आज नहीं हैं। एक एक घर में 5-5 IAS ऑफिसर्स हैं जी जी। तो आज वो नहीं है बैकवर्ड। आप जो रिव्यू की बात कही गई थी, क्यों की गई थी? अगर उनको ही देते रहे तो आपने, हमारी जो परिकल्पना थी कि हम इंडिविजुअल के लिए रिजर्वेशन नहीं लाए थे, एक क्लास के लिए लाए थे, जहाँ तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो उस क्लास को नहीं मिल रहा है। उसमें कुछ इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं जिनको मिल रहा है, पॉलिटिकल विल नहीं है। इनफैक्ट एक और सवाल है, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इससे जो गुणवत्ता है वो प्रभावित नहीं होती? क्योंकि आप शैक्षणिक स्तर पर दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप 7.5% दे रहे हैं SC में, 15% दे रहे हैं ST में, 27% दे रहे हैं OBC में और 10% दे रहे हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। तो हमारा 59.50% आरक्षण में जा रहा है। क्या गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, बहुत सारे लोग नेता बनते हैं, बेसिकली विधायक और सांसद या प्रधान, और इसके अलावा और भी आरक्षण थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। खासतौर पर पदोन्नति में आरक्षण का जो मसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई अहम फैसले दिए।
तो क्या गुणवत्ता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती, या फिर इसको नज़रअंदाज किया जाना ज़रूरी है क्योंकि इसका पॉलिटिकल माइलेज लिया जाता है? देखिए, मैं इस तरह का प्रेजुडिस नहीं होल्ड करता। अगर कोई किसी तबके को बिलोंग करता है, या वो ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि वो इनकैपेबल है। और हमने एक सेट पैरामीटर नहीं, मैं कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ गुणवत्ता की। जब एक व्यक्ति जो ज़्यादा बेहतर है, जो ज़्यादा बेहतर अंजाम दे सकता है, तो उसकी तुलना में जो उससे 10 या 20% कम योग्य है, या यूं कहें कि और कम योग्य है, अगर उसको मौका मिल रहा है और जो ज़्यादा योग्य है उसको मौका नहीं मिल रहा, तो क्या ये गुणवत्ता से आप कहीं ना कहीं समझौता नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसमें भी फिर मैं एग्री नहीं करूँगा। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो हमारे कुछ एटॉमिक और ये सब जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ वो एक्सेप्शन में आते हैं, वहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं होता है जी। दूसरा, हमारा संविधान खुद ही कहता है कि सब्जेक्ट टू एफिशिएंसी, आर्टिकल 335 पढ़िए, उसमें लिखा है कि एफिशिएंसी पे जहाँ भी लिखा है, जो भी जहाँ भी रिजर्वेशन का प्रावधान है, वहाँ ये लिखा है एफिशिएंसी पे असर नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमने एक सेट कट ऑफ दे रखा है। ऐसा नहीं है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कई बार सीट्स खाली रह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजर्व्ड कैटेगरी है तो हमें भरना ही है। अगर वो हमारे ज़रूरतों के हिसाब से वो सक्षम है तो हम लेते हैं। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि कोई आदमी अगर 50 नंबर ला रहा है और दूसरा 80 नंबर ला रहा है, तो 80 नंबर वाला 50 नंबर वाले से अच्छा हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें बेसिक्स असमानता की जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई करती है। जो व्यक्ति जिसको समाज में सारे अधिकार मिले, बेस्ट ऑफ स्कूल्स मिला, बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ मिले, उसके बाद उसने 80 लाया। जो इतनी कठिन परिस्थिति में होते हुए पढ़ाई, कोचिंग ना कर सका, स्कूल नहीं जा पाया, अच्छा स्कूल नहीं जा पाया, किताबें नहीं थी, उसके बाद, इसीलिए हमने, ऐसा नहीं है कि हम क्राइटेरिया सेट नहीं करते, क्राइटेरिया सेट करते हैं और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट सेट करती है, अगर ब्यूरोक्रेसी ने पाया कि इस रिक्वायरमेंट तक हम ठीक हैं तो ठीक है। यानी कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाता, पैरामीटर तय हैं और उन पैरामीटर्स के बेसिस पर ही ये आरक्षण दिया जाता है। क्योंकि बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि लोग, जो सरकार है वो आरक्षण इस चीज़ को नज़रअंदाज करके दे रही है कि गुणवत्ता भी नहीं है और उसके योग्यता भी नहीं है, उसके बावजूद जो है व्यक्ति को मौका मिल रहा है। तो ये मिसकंसेप्शन भी दूर होना चाहिए और यही वजह थी कि मेरा ये सवाल था। इसी में जो मैं अभी इसी को लेके हमने डिस्कस किया कि कोई एक ट्राइब है जो आज के डेट में उसको उतना ही इकोनॉमिकली एफ्लुएंट है कि जिस स्कूल में आप जाते हैं, जो आम आदमी जा रहे हैं, उसको वो शिक्षा मिली, उसको वो शिक्षा मिली जो झारखंड के आदिवासियों को नहीं मिल सकती है। वो गलत है, क्योंकि उनको वही मापदंड से, उसी मापदंड से मापा जाता है जो कि एक झारखंड के आदिवासी को ना मापा जाता है। यानी कि जो सबल हो चुके हैं शैक्षणिक तौर पर और धन के तौर पर भी, और जाहिर सी बात है कि सामाजिक तौर पर भी, तो उनको आरक्षण से दूर किया जाना चाहिए, या फिर एक क्रीमी लेयर का जो कोटा है जिस तरह से ओबीसी में तय किया गया है वो सभी वर्गों के लिए तय किया जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी तय है, ओबीसी में भी है, सिर्फ एससी एसटी का मसला बचा हुआ है। क्रीमी लेयर एक चीज़ है। मेरा मानना है कि जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक होलिस्टिक रिव्यू होनी चाहिए। हाँ, जो जहाँ तक जो इसकी प्रिंसिपल बेसिक आप 334 में देखिए, लिखा है कि रिव्यू होनी चाहिए। लेकिन ये करेगा कौन होलिस्टिक रिव्यू? क्योंकि होलिस्टिक रिव्यू करने के लिए तो बड़ा भारी वोट बैंक आप खो देंगे, देश में जो है माहौल ख़राब हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें आप खुद भी जानते हैं, कई मौक़ों पर सामने आई हैं कि जब सिर्फ बात ही छिड़ी है कि इस व्यवस्था को और बेहतर किया जाए, तो व्यवस्था के बेहतर की शुरुआत करने से पहले ही कहीं ना कहीं
ऐसी बातें सामने आई हैं कि कदम सरकारों ने अपने पीछे ले लिए हैं। देखिए, मैं सही बोल रहा हूँ। जो हो सकता है कि सरकार जो है ना करे, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसमें एक कुछ फिलॉसफी दिए गए हैं। उस फिलॉसफी के आधार पे हम क्राइटेरिया तय कर रहे हैं। कहीं भी जो रिजर्वेशन है मैंडेटरी नहीं था ओबीसी का, वो लिखा है कि इनेबलिंग प्रोविजन है, सरकार चाहे तो दे सकती है, और जो उन्होंने 90s में आके दिया। क्या हटाना संभव है आज? क्या क्या हटाना संभव है ये आज नहीं, किसी सरकार के लिए? पॉलिटिकली नहीं है, बट सुनिए, जहाँ तक संविधान के पैरामीटर पे पूरे रिजर्वेशन के स्कीम को उस टच स्टोन पे टेस्ट करने की ज़रूरत है। हमारे आपके, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं किस क्लास का हूँ या कास्ट का, मतलब हमारे आपके इनके पूरे समाज के लोगों का जो राइट इन्वॉल्व है, इंटरवाइंड है। आपको कुछ अगर मिलता है तो मैं खोता हूँ। तो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जुडिशियल इंजीनियरिंग किया है। जैसे 50% रिजर्वेशन किया, कि उसमें इसलिए नहीं किया कि ओबीसी को या एससी एसटी को 50% जॉब का अधिकार है। इसलिए किया कि जो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आते उनको भी नौकरी का अधिकार है, उसको बचाने के लिए किया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। वही जुडिशियल इंजीनियरिंग जब ओबीसी आया, ओबीसी में सबको मिल रहा था। ओबीसी इंदिरा साहनी ने क्रीमी लेयर हटाया। अब जो मैं देख रहा हूँ, ये आज नहीं तो कल इसे टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे टेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब रिजर्वेशन एक फुल सर्कल ले चुका है। क्या ये हम जो क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं सही है, नहीं है? क्या ये समाज के कुछ तबकों का अधिकार ले रहा है, या हर एक समाज के अधिकार को बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आर्टिकल 14 बैलेंस की भी बात करता है, 15 भी बैलेंस की बात करता है, 16 भी बात करता है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अगर वो जस्टिस नहीं है तो हमारा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है। कल सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा, मेरा मतलब मेरी आ चुका है। दरअसल दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं, जिनमें ये मांग की गई है कि सभी जो आरक्षण हैं, जो सभी वर्गों को मिलते हैं, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सभी में आय के आधार पर आरक्षण मुहैया कराया जाए। मैं इससे एक स्टेप आगे हूँ। मैं मानता हूँ कि सामाजिक तौर पे हॉराइजेंटल रिजर्वेशन होना चाहिए। आज जो वर्टिकल रिजर्वेशन है कि आप अगर इकोनॉमिक भी क्राइटेरिया रख रहे हैं तो वो उसी तबके को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हम तबके में बटे हुए हैं और रिजर्वेशन का परसेंटेज बटा हुआ है। 50% रिजर्वेशन हो, लेकिन हॉराइजेंटल हो। जैसे आज महिलाओं का रिजर्वेशन है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि वो क्या आधार रखा जाएगा अगर 50%? देखिए, मैंने जो अभी बताया कि सबसे पहले कई जजमेंट्स आए। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट इंदिरा साहनी से पहले भी बोला कि इनफैक्ट अम्बेडकर जी ने बोला था कि रिजर्वेशन का जो मायने है, जो पर्पस है, समाज में असमानताओं को दूर करने का है, ना कि उसको और गहरा दाग देने का। आज जो हम कर रहे हैं, हमारे समाज में एक लाइन ड्रॉ हो रहा है कि आप लिखते हैं कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। आप अपने आइडेंटिटी को सामने रखते हैं। वो लेकिन केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में साफ तौर पर इनकार कर दिया। जो जिन याचिकाओं का मैं जिक्र कर रहा था, उसी में अपना जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है, उसमें उसकी सूचियों में कोई भी बदलाव करना सुप्रीम कोर्ट को जायज़ नहीं है। एक तरह से उसने ये कह दिया कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात उसने ये कही कि सिर्फ संसद ही है जो इसमें कोई बदलाव कर सकती है, और सीधे तौर पर याचिकाओं का विरोध भी जता दिया है। उसमें जो चाहे क्रीमी लेयर हो लाने की बात हो, और चाहे आय के आधार पर, दोनों एक ही समान बातें हैं। तो उस पर केंद्र का जो रुख है वो बिल्कुल विपरीत है। और आज जबकि इतने साल बीत चुके हैं, तब विपरीत है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये मसला राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब भी ऐसी पिटिशंस आएंगी तो ये एक्सपेक्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं,
आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें सरकार बोली कि हाँ ये करना है। क्यों? क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर सरकार बोलती है कि हाँ होना चाहिए तो सरकार खुद कर लेती है और उस डिसीजन को हम चैलेंज करते हैं। यहाँ पे सरकार अगर ऐसी स्टेटमेंट दे देती है तो अपने आप में थोड़ा लॉजिकल नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता था कि इसमें है तो आपने क्यों नहीं दे दिया। दूसरी बात कि ये जो सरकार अगर ऐसा बोल रही है तो इसमें शेड्यूल कास्ट के हित में भी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के भी हित में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आप खुद मान रहे हैं कि इतने सालों में आज भी वही स्थिति बनी हुई है जो संविधान के रचयिता के समय थी। अगर वही स्थिति बनी हुई है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में 10% लोग बेनिफिट ले रहे होंगे, या जो भी जितना ले रहे हैं, आप डेटा निकालिए। तो आप शेड्यूल ट्राइब के मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ अन्याय कर रहे हैं, और वही आधार होगा सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन का। सुप्रीम कोर्ट इक्वालिटी अमंग इक्वल्स की बात करती है, हमारा आर्टिकल 14 इक्वालिटी अमंग इक्वल्स की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। तो जो एक ट्राइबल झारखंड में जिसको नहीं मिल रहा है और जो किसी जगह पे कुछ एक फैमिलीज हैं जिनको मिल रही है, तो इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है, उनके अपने क्लास में इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये मैंने पहले भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूर्ण अधिकार है, लेकिन देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कास्ट डिवाइड नहीं होना चाहिए, फिर इंदिरा साहनी में उन्होंने 50% का कैप लगाया प्लस क्रीमी लेयर हटाया। फिर अब भी जो मैंने बोला लेटेस्ट एक बेंच थी जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नारीमन की, उन्होंने बहुत ही टेलिंग कमेंट दिया है। बट जुडिशियल डिसिप्लिन से वो बाउंड इसलिए थे कि वो 2 जज की बेंच थी, और इससे पहले इंदिरा साहनी ने कास्ट को अंबेडकर वाले प्रिंसिपल को एडमिट कर रखा था। अंबेडकर ने वो स्टेटमेंट 1951 में दिया था। आज समय चेंज हो गया है और कोर्ट उस दिशा में, आज कल 2 जजेस थे, कल इन्हीं कोई 2 जज इसको लार्जर बेंच में रेफर करेंगे, 13 से 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या भी बढ़ गई है, 17 जज कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो रिजर्वेशन है, इट्स नॉट अबाउट जो रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी जो हम बोलते हैं, अभी तक की जो डिबेट चलती थी जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी की, नहीं, अब पूरे समाज का ये डिबेट है। रिजर्व कैटेगरी, विद इन द रिजर्व कैटेगरी का डिबेट है। अगर 50 साल में कुछ फैमिलीज, कुछ लोगों, कुछ ट्राइबल लोग को कुछ नहीं मिला तो उनके अधिकार की बात है। तो ये अब वो क्राइटेरिया नहीं है, अब समझना होगा। पॉलिटिकली भी ये जागरूक अब हो रहे हैं लोग, अगर वो जागरूक होंगे तो पॉलिटिकल विल भी उधर जाएगा। लेकिन जिन लोगों को फायदा मिल रहा है वो आखिर क्यों इस बहस में शामिल होंगे? वो माइनॉरिटी हैं। और हम आज एक भेड़ चाल में जो समाज चल रही है, धीरे धीरे एजुकेशन आएगा, पॉलिटिकल लिटरेसी आएगी। पॉलिटिकल लिटरेसी, जो कास्ट क्लास पे वोट दे रहे हैं वो नहीं देंगे, तो वो जानते हैं कि हमारे चंद लोग, हमारे ट्राइबल्स, जो हम चेहरा पोस्टर पे हमारा दिखता है, रिजर्वेशन कोई और ले जा रहा है। तो ये एक समय आएगा, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट, अब जो डिबेट, मैंने फिर से बोला कि ये डिबेट विद इन द क्लास है कि 50 साल के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखी जा सकती है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे, बड़ी बेंच बनाए और सरकार से कहे कि आप एक होलिस्टिक रिव्यू करें, व्यापक जो है इस मामले की समीक्षा करें, और जो SC/ST है शायद उसमें भी इस व्यवस्था को, यानी कि आय के आधार पर, या फिर जिस तरह का OBC में व्यवस्था है क्रीमी लेयर की, उस तरह की व्यवस्था की बात करे सुप्रीम कोर्ट। कोई भी रिव्यू, कोई भी कोटा, जो मैं ऐसे तो संविधान में भी एनविसाज किया गया है, लेकिन जो ये लाइन है, देयर कैन नॉट बी एनी कोटा विदाउट डेटा। पहले डेटा की, आप और हम जो अभी डिबेट कर रहे हैं थियोरिटिकल कर रहे हैं, डेटा हो, रिसर्च हो कि शेड्यूल कास्ट में 50 सालों में किसको क्या मिला, शेड्यूल ट्राइब में 50 सालों में किसको क्या मिला, OBC में 1992 से अभी तक में किसको क्या मिला, ये डिबेट हो, कितने लोगों को फायदा हुआ। आज भी गांव में OBCs ऐसे हैं जो 10वीं की पढ़ाई नहीं किया, जिन्होंने
आपने रिजर्वेशन उनको भी, उनके भी पॉपुलेशन के आधार पे मांग लिया कि मेरा पॉपुलेशन, ओबीसी का पॉपुलेशन इतना है, 30% है, हमको 23 दे रहे हो, 27 दे रहे हो, मेरा 33% है। तुम्हारा 33% है, तुम्हारे 50% लोग मैट्रिक नहीं पास हैं, वो आईएएस का एग्जाम देंगे। तो ऐसा है, ये जो स्टैटिस्टिक दिखा रहे हैं कि पॉपुलेशन वाइज मिलना चाहिए, ये एक छलावा है, ये एक छलावा है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल ही नहीं हैं। हमें जहाँ वर्क करना चाहिए समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, वहाँ हम नहीं कर रहे हैं। आज भी झारखंड के ट्राइबल्स, उड़ीसा के ट्राइबल्स पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। आप उनको आईएएस में रिजर्वेशन दे रहे हैं। पहले वहाँ आप फोकस कीजिए। इक्वालिटी 50 साल 1950 से आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और आज भी हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं। किस लिए? कौन सा अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन से फ़ायदा हुआ है? आप खुद मान रहे हैं। हर एक, मैं बता रहा हूँ, हर एक 10 साल बाद आप बिल निकालिए, 334 में जो चेंजेस होते हैं उसमें लिखा जाता है कि संविधान सभा के समय सब समक्ष जो वो थी, सिचुएशन थी, आज भी वही है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सबलता बहुत ज़रूरी होगी इसके लिए, उसके बिना शायद नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना संविधान विशेषज्ञ ज्ञानंद सिंह जी को, जिन्होंने हमें आरक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, विदाउट डेटा नो कोटा। तो अब देखना यह है कि अब जो 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और उन पर केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया है, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। अपने पूर्व के फैसलों को देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कदम आगे बढ़ाएगा, बड़ी बेंच स्थापित करेगा, और लोगों की जो शिकायतें हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी का होलिस्टिक रिव्यू होना चाहिए, क्या उस पर कोई निर्देश केंद्र सरकार को देगा? ये तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।